हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि लुओ फेंग एंड नाइन क्वीन दोनों ही उस स्पिरिचुअल मास्टर के पास में चले गए थे उससे उस क्रिस्टल बॉल को हासिल करने के लिए। लेकिन जब नाइन्थ क्वीन कहती है उस स्पिरिचुअल मास्टर को कि उसे वो क्रिस्टल बॉल एक्सचेंज करना है, तभी वहाँ पे उस स्पिरिचुअल मास्टर ने मना कर दिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं नाइन्थ क्वीन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी इस वक्त एंड कह रही होती है कि स्पिरिचुअल मास्टर, आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल बॉल किसी और ने हासिल कर लिया, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जो कि सबसे पहले इस जगह पे आई हूँ एंड मैंने उसके लिए रजिस्टर भी किया था। तो भला कैसे ये सब कुछ हो सकता है, ज़रा मुझे चेक करने दो। इसके बाद स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आराम से वहीं पे बैठ जाते हैं एंड अपनी तशरीफ़ रखने के बाद कह रहे थे कि तुम चाहे तो जैसा कर सकती हो। जिसके साथ ही नाइन क्वीन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये डील कैंसिल हो गई। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है। जिसके बाद तो वो इतना ज़्यादा भड़क जाती है कि तुरंत ही अपनी सोर्ड को पॉइंट कर देती है स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ एंड कह रही थी कि तुमने मेरे साथ गेम खेली है। तभी वहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हंसा हंसा के मुझे ही मार डाल। तुम एक छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन छोटी मोटी बातों से मुझे डर लगता है? भूलो मत कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी गुस्से से उसे देखने भी लग जाते हैं। हालांकि हम नाइन्थ क्वीन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा की बात को याद कर रही थी, जहाँ पे वो कह रहे थे कि देखो, अगर मैंने सीक्रेट मेथड के थ्रू स्पेस के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे भाइयों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर सोच लेना मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। अब नाइन्थ क्वीन को यहाँ पे सारी ही बातें याद आ रही होती हैं जो कि उसके ग्रैंडपा ने उससे कही थी, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी इस स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर, क्योंकि सब कुछ तो इसकी वजह से ही हुआ है एंड इसी की गलती है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि क्रिस्टल बॉल तो किसी और को ही मिल चुका है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बाहर की तरफ को चली जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि एंट्रेंस एरिया के पास में उसकी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है, जहाँ पे जनरल भी मौजूद था। जिसके बाद वो कह रही होती है कि गुइसी, मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम नोटिस करो कि आखिर कौन पर्सन है जो कि सबसे पहले बाहर निकल के जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्रिस्टल बॉल मुझे चाहिए था वो किसी और ने ही हासिल कर लिया, लेकिन मैं उसे जिंदा जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। जिसके साथ ही गुइसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं बिल्कुल ही आपकी बातों को समझता हूँ। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो सारे के सारे लोग वहाँ पे खड़े हो चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा नज़रें गड़ा के देख रहे होते हैं कि आखिर इस डोर के बाहर से कौन निकल के आने वाला है। जिसके साथ ही गुइसी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था एंड सोच रहा होता है कि न जाने ये पर्सन कौन होगा जिसने नाइन्थ क्वीन से टक्कर ली है। हालांकि हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे उस जगह के दरवाजे ओपन हो गए थे, जिसके अंदर से फाइनली जाके एंट्री होती है अपने लुओ फेंग की, जिसे सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं। लुओ फेंग को देख रहे होते हैं जो कि अकेला टशन मारते हुए आ रहा होता है एंड उसके बाद वो तुरंत ही बाहर का नज़ारा भी देख रहा था एंड उसे समझ में आ चुका था कि बाहर तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लेकिन लुओ फेंग को कहाँ इन सारी बातों से फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो उन सभी को चिढ़ाते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। बाकी के सारे लोग लुओ फेंग की बातें ही कर रहे थे। लुओ फेंग तुरंत ही अपने ब्रदर्स के पास में आ जाता है एंड उसके बाद तुरंत ही बाकी सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे लुओ फेंग के बारे में। हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड उसके ब्रदर्स आपस में बातें करने लग गए थे। तभी होंग उसे कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग, हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा। ज़रा मुझे ये बताओ कि उस क्रिस्टल बॉल को एक्सचेंज करने के लिए आखिर तुमने कौन सा ट्रीजर दिया है एंड इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के हमें निकलना होगा। तभी वहाँ पे लुओ फेंग कह रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें उस स्टेशन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वही जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ होगी ब्रदर। जिसके साथ ही गुइसी को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि अच्छा, तो यही वो पर्सन है जिसने हमारे उस क्रिस्टल बॉल को हासिल कर लिया, नाइन क्वीन को गुस्सा दिलाया है। जिसके साथ ही उसकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लुओ फेंग के ऊपर ही थी एंड बाकी सारे लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि गुइसी के बाकी सारे गार्ड्स भी लुओ फेंग के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि सडनली नाइन क्वीन से टक्कर ले रहा है। अब ये बात तो गुइसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर ये लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं उसकी नाइन क्वीन के बारे में। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग तो तुरंत ही उस जगह से निकल चुका था एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे मिस जी के लोग भी होते हैं। हालांकि यहाँ पे लुओ फेंग एंड उसके ब्रदर्स एंड बाकी गार्ड्स वगैरह तुरंत ही आ जाते हैं स्टेशन की तरफ पे, जहाँ पे आने के बाद एक शील्ड बैरियर बन चुका था। अब यहाँ पे ब्रदर ली शैन भी पूछ रहे होते हैं कि अब तुम हमें बताओगे कि तुमने आखिर कौन सा ट्रीजर एक्सचेंज किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एंड मैं सच में ही जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सा ट्रीजर है जिसके बदले में तुम्हें इतनी आसानी से ये चीज़ें मिल चुकी हैं। हालांकि यहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैंने
उन्हें अपना वही सोल ब्लेड दे दिया है एंड उसके साथ ही अपनी एम्प्टी रिंग एंड उसी के साथ अपना लाइफ फ्रूट भी दे दिया, जिसके बदले में मैंने इसे हासिल कर लिया है। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने ढेर सारे ओप्स भी दे दिए थे, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल मास्टर को ये डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड ये ओप्स कुछ 1.11 मिलियन थे, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल मास्टर इतना ज़्यादा खुश हो गया था एंड उसने इस डील की मंजूरी दे दी होती है। एंड यहाँ पे वो इतना ज़्यादा खुश होता हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो। लुओ फेंग का ट्रीजर उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रीजर लग रहा था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस डील को डन कर देता एंड आगे इस डील को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा था कि फाइनली जाके मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी मुझे ज़रूरत। हालांकि यहाँ पे लुओ फेंग ये भी कह रहा होता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी स्पिरिचुअल मास्टर उसे इस बात की वार्निंग दे रहे थे एंड कह रहे थे कि जो ट्रीजर तुमने हासिल किया तुम याद रखना, इस ट्रीजर की वजह से तुम्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जिसके साथ ही ब्रदर ली शेन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है। तो यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मिस्टर मिंगवे ने हमारी हेल्प के लिए कहा है क्यों, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा। तभी होंग कह रहे होते हैं कि ब्रदर इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचो मत, मुझे लगता है कि जो ट्रीजर हमें मिला है हमें उसके बारे में ही सोचना चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके साथ ही यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि जिन लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है उन्हें भी रिवॉर्ड दिए जाएँ। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही अपने दोनों ही गार्ड्स की तरफ को बढ़ चुका था एंड उनसे कह रहा होता कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद लुओ फेंग उनसे कहता है कि बाओगू तेत्सुओ मुझे तुम दोनों के साथ में एक काफ़ी अच्छी चीज़ शेयर करनी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि होंग एंड ली शेन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होने वाला था। जिसके साथ ही यहाँ पे वो दोनों भी स्ट्रेस होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हालांकि लुओ फेंग मुस्कुरा रहा होता है एंड फिर वो तुरंत ही तेत्सुओ के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड उसी के साथ वो बाओगू के हाथ के ऊपर भी अपना हाथ रखते हुए कह रहा था कि हम लोगों ने साथ में जीने एंड मरने के वादे किए थे एंड हम लोगों ने इन सभी को साथ में पूरा भी किया एंड तुम लोगों ने वाकई में पार्टनर बन के बहुत ही अच्छा काम किया मेरे साथ। जिसके साथ लुओ फेंग कह रहा था कि बबाता अब तुम रेडी हो जाओ अपने काम के लिए। तो बबाता भी कह रही होती कि लुओ फेंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि डेंजरस हो सकता है, ये हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी लुओ फेंग कहता है कि बबाता मुझे लगता है कि हमें करना ही होगा। तो बबाता तुरंत ही उसके बात के लिए मान जाते हैं एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी डिजिटल स्क्रीन को निकाल लेती है एंड उसके बाद फिर वो उन लोगों के माइंड को यानी कि उनके माइंड को एक स्पिरिचुअल पावर के थ्रू देखने लग गई थी। जिसके साथ ही यहाँ पे वो उनके माइंड के अंदर इंसर्ट उस चिप को निकालती है एंड फिर उसको डिस्ट्रॉय करने वाली थी। जिसके साथ ही बबाता उस शिप को डिस्ट्रॉय कर भी देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उन लोगों की हालत थोड़ी अजीब सी हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद बाओगू खुद को देख रहा था एंड उसे अब लग रहा था कि अब वो आज़ाद हो चुका है क्योंकि उसे काफ़ी फ्री फील हो रहा होता है। जिसके साथ यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी उनकी इस आज़ादी से खुश होते हैं, लेकिन बाओगू एंड तेत्सुओ दोनों ही एक दूसरे को देखने लग गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पे तेत्सुओ कह रहा था कि तुम लोगों ने वाकई में काफ़ी बड़ा एहसान हम पे किया है। हालांकि तुम तीनों ही हमारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमें आज़ाद कर दिया। तुमसे ज़्यादा अच्छा वाला कौन होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगा हमारे बिट्रेयल का? लेकिन तभी लुओ फेंग कहता है कि तो क्या तुम ऐसा करने वाले हो? जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे एंड हम देखते हैं कि तुरंत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपना पैर बाओगू ज़मीन पे पटकता है। बबाता तो तुरंत ही पीछे को चली जाती है लुओ फेंग के। कहने लग गई थी कि लुओ फेंग प्लीज़ मुझे बचा लो, कहीं मुझे मार ना दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तो अपनी नीज के ऊपर बैठ जाते हैं, कह रहे थे कि बॉस हम लोग आपको अपनी लाइफ एंड डेथ तक फॉलो करेंगे क्योंकि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके। वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं। तभी बबाता को देखते हैं जो कि खुश हो रही थी इस बिहेवियर के साथ एंड हम देखते हैं कि बाओगू तो ऑलमोस्ट रोने ही लग जाता है। तभी लुओ फेंग उसको कंसोल करने लग गया था एंड कह रहा होता है कि तुम दोनों ही मेरे ब्रदर्स हो, चलो अब फिर खड़े हो जाओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों ही खड़े हो चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। जिसके साथ ये सारे के सारे एक दूसरे को ही चेयर करने लग गए थे एंड यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि नाइन क्वीन ने एक मीटिंग बिठाई थी जिसके अंदर वाइट टाइगर होल का वो बंदा भी आया था एंड साथ ही यहाँ पे नुलानसन फैमिली का वो हेड भी आया होता है जो कि फिलहाल बातें कर रहा था। एंड यहाँ पे नाइन क्वीन कह रही होती है कि बताओ मुझे मैंने इस ऑफर के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है। तभी नुलानसन फैमिली के उस हेड को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे तो ये बिल्कुल मंजूर है क्योंकि मैं तो बस किसी भी हालत में उन लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरा मकसद ही यही है। मुझे लगता है कि हमें प्लान बना लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उस वाइट टाइगर होल के बंदे को जो कि खड़ा हो गया
गया था एंड कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द लुओ फेंग से अपना पीछा छुड़ाना ही होगा, क्योंकि लुओ फेंग ही वो बंदा है जिसने सानफू माउंटेन को ज्वाइन कर रखा है एंड उसी के बलबूते पे उसको लगता है कि वो हमें हरा पाएगा, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे। जिसके साथ ही नाइन क्वीन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, मैं जो कि रॉयल फैमिली यानी कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से बिलोंग करती हूँ, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी इस चीज़ के अंदर, बस तुम लुओ फेंग को कैसे भी करके ख़त्म कर डालो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपने ग्रैंडपा को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ ही वाइट टाइगर होल के उस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे एंड लुओ फेंग को चेज भी करने वाले हैं। साथ ही ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम लुओ फेंग एंड बबाता को देखते हैं जो कि फ़िलहाल दोनों उस स्टेशन की तरफ को आ चुके थे, जहाँ पे आने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि बबाता क्या तुम मुझे आसपास का एरिया स्कैन करके बता सकती हो कि कहीं आसपास कोई गार्ड वगैरह तो मौजूद नहीं है जो कि हमें हार्म पहुंचा सकता हो। तभी बबाता कहती है कि लुओ फेंग हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एरिया क्लीन नहीं है। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि अच्छा तो फिर हमें और भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ता है, जहाँ पे वो स्पीड के साथ आगे को जा रहा था, तो फिर उसके बाकी सारे बंदे भी आगे की तरफ को ही बढ़ रहे होते हैं। हालांकि स्क्रीन पे देखते हैं हम यहाँ पे कि गुइसी सब कुछ देख रहा था, नोटिस कर रहा होता है लुओ फेंग को जो कि फिलहाल आगे की तरफ को जा रहा था। तो वो कह रहा होता है कि अब तो ये मेरे जाल में फंस के ही रहेगा, देखता हूँ कि आखिर मुझसे बच के कहाँ तक भाग सकता है। तभी हम देखते हैं कि गैजेट के अंदर से काफ़ी ही सारे छोटे मोटे गैजेट भी निकल के आगे की तरफ को जा रहे होते हैं। हालांकि दूसरी ओर गुइसी को देखते हैं जिसकी पूरी की पूरी आर्मी ही रेडी हो चुकी थी लुओ फेंग को पकड़ने के लिए। वो कह रहा होता है कि जल्दी चलो, हम किसी भी हालत में उसे अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकते। जिसके साथ ही लुओ फेंग टीम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के। हालांकि यहाँ पे सारे ही लोग थोड़े वरी भी कर रहे थे कि कहीं कोई तीसरा बंदा ना आ जाए। बाता तो एकदम ही चिल होती है एंड वो वहाँ पे बैठ के चिप्स खा रही थी। हालांकि सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि डेंजर होने वाला है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे देखती है ऑलमोस्ट 1000 लोग यहाँ पे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं हमें मारने के लिए, जिसकी वजह से लुओ फेंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। एंड उसके बाद हमें इन लोगों की भरमार दिखाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे लुओ फेंग एंड टीम को चेस करने के लिए। लुओ फेंग भाग रहा था, बबाता भी यहाँ पे स्कैन करके बता देती है कि लुओ फेंग यहाँ पे हुआंग वू आ रहा है, जो कि वाइट टाइगर हाउस एंड सासान नोरानसन हिल फैमिली के लोग भी मौजूद हैं एंड ये सब के सब आपस में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं हमें मारने के लिए। हालांकि इन्होंने हमारे सिग्नल्स को भी कनेक्ट करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से अब हमें आगे ही बढ़ना होगा अपने खुद के दम पे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। हालांकि तभी वहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर भी आ जाता है एंड कह रहा था कि आखिर ये बाकी सारे लोग कर क्या रहे हैं, इन लोगों के पीछे आके इतने सारे लोग एंड 5 लोगों को कैसे ये लोग ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके साथ ही लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जो कि भाग रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में गुइसी को देखते हैं जो कि अपनी C2 गन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अब आगे की तरफ को बढ़ रहा था एंड ऑलमोस्ट शूट करने ही वाला था। तभी बबाता स्कैन करके बताती कि हमें केयरफुल रहना होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि C2 गन के थ्रू वो लोग हमें शूट करने वाले हैं। जिसके साथ ही हमें पहला शूट देखने को मिलता है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन सभी की हालत ख़राब हो जाती है उस शूट से बचते हुए। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में खुद को संभाल पाते हैं। लेकिन तभी गुइसी कह रहा था कि बच्चों तुम कितनी भी कोशिश कर लो बचने की, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज मैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग एंड टीम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि गुइसी लगातार शूट पे शूट करता जा रहा था। हालांकि एक पॉइंट पे आके ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सामने तो वाइट टाइगर हाउस का वो हेड खड़ा था, जिसे देख के लुओ फेंग वहीं पे रुक जाता है। एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी वहीं पे खड़े हुए थे, जो कि चारों ही तरफ से लुओ फेंग एंड टीम को घेर लेते हैं। अब देख के लग रहा था कि इन लोगों के बचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, जिसकी वजह से लुओ फेंग कह रहा था कि अब क्या करना है। तभी गुइसी आगे बढ़ता है। यहाँ पे गुइसी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लुओ फेंग आगे क्या करना है, अब तुम हमें वो क्रिस्टल वॉल सौंप दो एंड उसके बाद हम तुम्हें एक आसान मौत देंगे, समझे तुम। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि घबरा रहा था। एंड हम देखते हैं कि अब वो लोग चारों ही तरफ से उस C2 गन से शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे हंसने लग गए थे एंड उन्हें लग रहा था कि उन्होंने लुओ फेंग को मार दिया है। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे तुरंत ही एक स्पेसशिप की एंट्री हो जाती है, जिसे देख के वो सभी हैरान थे एंड लुओ फेंग एंड टीम ऑलमोस्ट उसके नीचे ही मौजूद थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बबाता कह रही थी कि तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। एंड हम देखते हैं कि बबाता ने यहाँ पे तुरंत ही
बाद बबाता को देखते हैं जिसने नोलान हिल फैमिली के उसी रोबोट को फिलहाल तो अपना होस्टेज बना लिया था एंड वो अब उसे फोर्स कर रही होती है कि तुम डोर ओपन करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था एंड फाइनली जाके वो डोर ओपन कर ही देता है। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे ताकि जल्द से जल्द उस स्पेसशिप के अंदर एंटर कर सकें एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे तेसू एंड बाओगू सारे के सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लुओ फेंग की नज़र पड़ रही थी कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा शूट आने वाला है। हालांकि हम देखते हैं कि वो शूट उन्होंने लुओ फेंग के ऊपर ही किया था, लेकिन सडनली तेसू बीच में आ जाता है, साथ ही बाओगू भी एंड हम देखते हैं कि ये दोनों ही मिलकर लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे लुओ फेंग को बचाने के चक्कर में बाओगू ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से तेसू को भी हिट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तेसू की लेग हिट हो चुकी थी एंड वो ऑलमोस्ट कट चुकी थी। हालांकि हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अब दूसरी तरफ को जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बाओगू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी तो लुओ फेंग तुरंत ही नीचे की तरफ को जाता है, उसकी सोर्ड को पकड़ता है एंड उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि लुओ फेंग कहता है कि वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया तुमने। जिसके बाद वो तुरंत इतने ज़्यादा गुस्से के साथ आगे की तरफ को आ जाता है 1000 लोगों के सामने बाओगू की मौत का बदला लेने के लिए एंड हम देखते हैं कि तेसुओ भी देख रहा था कि आखिर लुओ फेंग ये क्या पागलपन कर रहा है, जिसके साथ ही लुओ फेंग चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है उसी सोर्ड के साथ एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं एंड उसी सीन के थ्रू एक साथ शूट कर देते हैं लुओ फेंग के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग को उसकी डिमोनिक वेंस के साथ साथ उसके ब्रदर होंग भी उसे पीछे की तरफ को खींच ही लेते हैं, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि स्पेसशिप वहाँ से मूव हो रही थी। हालांकि अभी अपनी C2 गन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट उस शिप के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो नोलान हिल फैमिली की ही थी, जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कह रहा था कि कहीं ये लुओ फेंग ये हमारे हाथों से निकल ना जाए, इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिसके साथ ये सारे के सारे आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं। तभी स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि इन्होंने वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया, ये तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप अब आगे की तरफ कोई बढ़ रहा होता है एंड अंदर लुओ फेंग फिलहाल तेसू की हेल्प कर रहा था, उसको हील करके हम देखते हैं कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कर रहा है। लेकिन लुओ फेंग ओप का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड यहाँ पे वो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर उसकी बॉडी हील क्यों नहीं कर रही है। तभी बबाता बता रही थी कि ये जो C2 गन के अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। हालांकि तेसुओ वो तो खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। तभी यहाँ पे लुओ फेंग एंड टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो बबाता कह रही थी कि मुझे लगता है कि ओप का इस्तेमाल और भी ज़्यादा करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ओप की पावर को उसकी बॉडी के अंदर डाल रही थी, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ जाके तेसुओ को मिलने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि उसकी लेग वो रिबोन होने लग गई थी। साथ ही हमें बाओगू की सोर्ड भी वहाँ पे मौजूद दिखती है। अब जैसे यहाँ पे तेसुओ की नज़र उस पर पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था एंड कह रहा था तो क्या ये सच में बाओगू हमारे बीच में नहीं रहा। जिसके साथ ही यहाँ पे बाकी सारे लोग भी सैड हो गए थे क्योंकि अब वो कह ही क्या सकते हैं, बाओगू सच में नहीं रहा था, जिसकी वजह से तेसुओ की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो उसकी सोर्ड को ही देख रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि स्पेसशिप अब काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था एंड हम देखते हैं कि पीछे ही पूरी की पूरी टीम भी चेस करते हुए आ रही थी एंड लोकेशन का पता तो पहले ही लगा लिया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 9th क्वीन आके कह रही होती है कि तुम ऐसा करो जल्द से जल्द उसे जाके कैच कर लो, क्योंकि मैंने सुना है कि लुओ फेंग ने कुछ बड़ी पार्टीज़ के साथ में अपने हाथ को मिला लिया है। वो अपनी बाईलोंग सिटी के अंदर एंटर करते काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ में आगे बढ़ेगा, तो उसके आगे बढ़ने से पहले उसे मार डालो, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ रहे होगा एंड ये सारी बातें मुझे अपने सोर्सेज के थ्रू पता चली हैं एंड ये सारी बातें सच भी हैं, उसे जल्द से जल्द मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई से तुरंत ही उसके ऑर्डर को लेता है एंड साथ ही वो वाइट टाइगर होल वाला बंदा भी कह रहा था कि लुओ फेंग को मारना ही होगा। जिसके साथ ही 9th क्वीन भी कहती है कि हाँ जल्द से जल्द ये काम तुम कर डालो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं, कह रहे थे कि ठीक है जैसा भी आप हमसे बोले हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पे 9th क्वीन भी कह रही थी कि लुओ फेंग तुम्हारा मरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। आई रियली होप कि आपको पसंद आया। एंड गाइस हमारा इस मंथ का टारगेट है कि आप लोग हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर से ही कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।